morning everyone and welcome back to another video tutorial from Biology World। लास्ट लेक्चर के माध्यम से आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मादा जनन तंत्र के बारे में कुछ टॉपिक्स को, कुछ पॉइंट्स को आपने स्टडी किया था, जिसके अंतर्गत हमने आपको अंडाशय और अंडवाहिनी के बारे में बताया था, है ना। तो हम एक बार फिर से उसको रिकॉल करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मादा जनन तंत्र, उसके अंतर्गत कुछ स्ट्रक्चर आता है, जिसमें से पहला जो स्ट्रक्चर था, जो पहला संरचना था, वो क्या था? अंडाशय था। दूसरे की हम बात कर लेते हैं, दूसरा आपका क्या था? अंडवाहिनी था, है ना। अंडवाहिनी का हमने एक नाम और दिया था, दैट इज नोन एज फैलोपियन नलिका। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैलोपियन नलिका बोलते हैं, है ना। इसके बाद की हम बात कर लेते हैं, अंडवाहिनी के बाद जो थर्ड पॉइंट हमने आपको बताया था वो गर्भाशय बताया था, है ना। इसके बाद हमने आपको बताया था, गर्भाशय के बाद की बात हमने आपको बताया था। उसके बाद फिर क्या होता है? सर्विक्स होता है, सर्विक्स। फिफ्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं, सर्विक्स के बाद जो होता है वो योनि होता है, जिसको हमने विजाइना बोला था। और सबसे लास्ट में हमने आपको क्या बताया था? सबसे लास्ट में हमने आपको बताया था बाह्य जनन इंद्रियां, है ना। तो इसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हम आपको अंडाशय और अंडवाहिनी के बारे में रिकॉल कर देते हैं, क्योंकि बहुत दिन बाद हम फिर मिल रहे हैं, है ना। थोड़ा सा हम इसको रिकॉल कर देते हैं। आइए देखते हैं हम लोग अंडाशय की बात कर लेते हैं। अंडाशय जिसे हम लोग ओवरी के नाम से जानते हैं, है ना। अंडाशय जो होता है मादा के लिए प्राथमिक लैंगिक अंग का कार्य करता है। फिर हमने आपको बताया था अंडाशय की जो लंबाई होती है 2 से 4 सेंटीमीटर होती है, और ये जो होता है ये आकार में अंडाकार होता है। और इसके कार्य को हमने बताया था, ये कुछ हार्मोन का उत्पादन करती है, जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया और रिलैक्सिन हार्मोन हो गया। इसके साथ साथ फिर हमने आपको बताया था अंडाशय में ही अंडाणु जनन की प्रक्रिया होती है, यानी कि अंडाणु के जो निर्माण की प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है? वो होती है अंडाशय में होती है। और हमने आपको ये भी बताया था कि अंडाशय में क्या होता है, एक मासिक चक्र के दौरान केवल एक ही अंडाणु बनता है। हालांकि एक सवाल यहाँ से आता है, जो सवाल ये है कि एक सामान्य महिला अपने होल लाइफ में, अपने संपूर्ण जीवन काल में कितने अंडाणु का उत्पादन करेगी? इस सवाल को भी हम डील करेंगे आज ही के क्लास के माध्यम से, लेकिन देखते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं, अंडवाहिनी की बात कर लेते हैं। अंडवाहिनी जो होता है ये संख्या में 2 होते हैं, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, नलिका के समान संरचना होती है, जिसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, और दोनों अंडाशय से ये क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। आप ये अंडाशय देख रहे हैं और दोनों से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से एक नलिका जुड़ी हुई है। इसी नलिका को हम लोग क्या कहते हैं? अंडवाहिनी या फिर फैलोपियन नलिका कहते हैं, जिसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और हमने आपको बताया था अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं, कीपक, एम्पुला और इस्थमस, है ना। कीपक के शीर्ष पर क्या होता है? एक अंगुली नुमा संरचना होता है, जिसको हम लोग फिम्बरी कहते हैं, जो कि अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणुओं का संग्रह करती है। फिर हमने आपको बताया कीपक जो होता है अंडाशय के ठीक पास होता है, यानी कि फैलोपियन नलिका, ये फैलोपियन नलिका का ये वह भाग होता है, यह जो अंडाशय के ठीक समीप होता है। बीच वाले भाग की बात कर लें तो एम्पुला, और सबसे अंतिम भाग की बात कर लें तो इस्थमस। इस्थमस यूट्रस यानी कि गर्भाशय को ज्वाइन करता है, और यह फैलोपियन नलिका का सबसे अंतिम भाग होता है, कि जो कि गर्भाशय के समीप होता है। फिर हमने आपको बताया था एम्पुला और इस्थमस के बीच के जो जंक्शन होते हैं, इस जंक्शन को हम लोग बोलते हैं एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, जहां पर निषेचन की प्रक्रिया होती है ना। अब आइए आज हम जानते हैं सबसे पहले अंडाशय के माध्यम से, है ना। एक सवाल है कि अंडाशय में अंडाणु जनन की प्रक्रिया तो होती है, लेकिन एक सामान्य महिला अपने संपूर्ण जीवन काल के दौरान कितने अंडाणुओं का निर्माण करेगी, है ना। तो आइए थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले इस बात को समझिए आप, एक मासिक चक्र जो होता है, मासिक चक्र जो होता है 28 या 29 दिन का होता है ना। लगभग 1 महीने की हम बात कर लेते हैं, है ना। और ये स्टार्ट कब से होता है? तो ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी से, यानी कि यौवनारंभ से स्टार्ट होता है, यहीं से ये शुरू होता है ना। इसकी शुरुआत यौवनारंभ से ही होती है ना। अब आइए इसके बाद की हम बात कर लेते हैं। इसका मतलब हो गया यौवनारंभ की जो शुरुआत होती है लगभग 10 से 13 वर्ष की अवस्था में
ही स्टार्ट होती है। और कोई भी सामान्य महिला जो है कितने वर्षों तक अंडाणु का निर्माण करती है? तो ये निर्माण करती है मैक्सिमम 45 से 50 वर्ष तक। 45 से 50 वर्ष की जो अवस्था होती है तभी तक अंडाणु का निर्माण हो पाता है। शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में एक अंतर ये भी है कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया बुढ़ापे तक होती रहती है, लेकिन अंडाणु जनन की जो प्रक्रिया होती है 45 से 50 वर्ष की अवस्था के दौरान सीज कर जाती है, यानी कि बंद हो जाती है। इसका मतलब है यदि कोई महिला सामान्य महिला है तो वो अपने लाइफ के, अपने जीवन के कितने वर्षों तक अंडाणु जनन की प्रक्रिया कर पाती है? तो आप इसको मैक्सिमम मान के चलिए 50, इसको कम से कम मान चलिए 10 वर्ष। आप इसको माइनस कर दीजिएगा 50 में से 10, तो आपका टोटल कितना हो गया? यहाँ से 40 वर्ष हो गया। इसका मतलब है कि जितने भी अंडाणु का निर्माण उसको करना होगा वो इस 40 वर्ष की अवस्था में ही करेगा, 40 वर्ष में ही करेगा। अब आइए हम सबसे पहले ये ज्ञात करते हैं कि 40 वर्ष के दौरान टोटल कितने अंडाणु बनेंगे। आप जानते हैं कि 28 से 29 दिन के दौरान इस मेस्टो साइकिल के दौरान केवल और केवल एक ही अंडाणु का निर्माण होता है, और ये कब अंडाशय से बाहर आते हैं? तो 14वें दिन बाहर आते हैं, है ना, 14वें दिन बाहर आते हैं, 14वें दिन बनकर के बाहर आ जाते हैं, है ना। इसका मतलब ये हो गया। इसका मतलब 28 से 29 दिन के इंटरवल पर एक अंडाणु बनता है। यदि एक अंडाणु बनता है तो इसका मतलब साल का 12 महीना, तो 12 महीना यानी कि एक साल में कितना अंडाणु बनेगा? एक साल में आपको बन जाएगा 12 अंडाणु। और यदि हम बात कर लेते हैं तो टोटल कितने वर्षों तक अंडाणु का निर्माण कर पाएगी? तो टोटल अभी जस्ट हमने निकाला है यहाँ से 40 वर्षों तक, यानी कि 40 वर्षों में कितना हो जाएगा? 12 को गुना कर देंगे 40 वर्ष से, यानी कि आपको टोटल 480 अंडाणु आपको आ जाएगा, है ना। ये 480 अंडाणु आ जाएगा, है ना। अब देखिए 480 अंडाणु ये एक आप रेंज ले सकते हैं, है ना। हालांकि यदि मान लेते हैं कि कोई महिला अपने जीवन काल में 2 से 3 संतान को भी यदि जन्म देती है तो उस दौरान क्या होता है? कोई नया अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। कैसे? यदि मान लेते हैं एक गर्भावस्था होती है, जो ही गर्भावस्था होता है तो उस गर्भावस्था के दौरान क्या होता है? उस गर्भावस्था के दौरान कोई नया अंडाणु का निर्माण नहीं होता है ना, कोई नया अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? आपको 9 महीने की जो अवधि है उस 9 महीने की अवधि में 9 अंडाणु को तो आपको माइनस करना ही होगा। इसके साथ साथ जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो बच्चे के जन्म के 5 से 6 महीने बाद तक भी नया अंडाणु नहीं बनता है, कोई नया मासिक चक्र ही नहीं होता है, इसका मतलब नया अंडाणु भी नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हो गया कि 9 महीने गर्भावस्था की और 5 से 6 महीने बाद की अवस्था है, यानी कि टोटल 15 महीने। 15 महीने का मतलब हो गया कि 15 अंडाणु, इसका मतलब 15 अंडाणु को आपको माइनस करना होगा एक संतान के जन्म में। यदि कम से कम 2 से 3 संतान का भी जन्म होता है तो आपको कितना माइनस कर देना होगा? 3 संतान है तो 15 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल कितना आपको हो जाएगा? 45, यानी कि 45 अंडाणु को फिर माइनस करना होगा आपको। आप इसमें माइनस कर दीजिए 45 अंडाणु को, इसका मतलब हो गया ये आपको हो जाएगा लगभग 435 अंडाणु। यदि आपको रेंज पूछे तो ध्यान रखिएगा 400 से 500, है ना। क्या आंसर आएगा आपको? 400 से 500 अंडाणु जो होता है, कोई एक सामान्य महिला जो होती है अपने संपूर्ण जीवन काल के दौरान 400 से 500 अंडाणु ही निर्मित कर पाती है ना। तो ये अंडाशय का एक पॉइंट था बचा हुआ, इसको हमने क्लियर कर दिया, है ना। अब आइए इसके बाद की हम बात कर लेते हैं। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है आपका गर्भाशय, इसको आप लोग हेडिंग लगा लीजिए। आइए थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं अब गर्भाशय, हेडिंग लगा लेंगे सारे बच्चे। थर्ड पॉइंट्स गर्भाशय, जिसे हम लोग अंग्रेजी में यूट्रस के नाम से जानते हैं, है ना। आइए यूट्रस की हम बात कर लेते हैं पॉइंट वाइज। ये जो पार्ट आपको बीच का नाशपाती के कार का जो दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं यूट्रस, यानी कि गर्भाशय। सबसे पहले इस बात को और एक बार जान लीजिए कि इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे बच्चेदानी भी कहा जाता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं उम्ब। तो पहला पॉइंट भी सारे बच्चे लिखेंगे, इसे उम्ब के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए
इसके हम वजन की बात कर लेते हैं। इसका जो औसत वजन होता है वो 60 ग्राम होता है। कितना होता है? 60 ग्राम होता है ना। अब हम इसकी आकृति की बात कर लेते हैं। इसका आकृति जो होता है वो उल्टे नाशपाती के आकार का होता है, इन्वर्टेड पेयर शेप्ड होगा, उल्टे नाशपाती के आकार का होगा। आप देख पा रहे होंगे इसको। ये 3 पॉइंट्स पहले कुंभ के नाम से भी इसको जानते हैं। वजन 60 ग्राम, आकृति उल्टे नाशपाती के आकार का होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए इसके हम कार्य को देखते हैं। इसके कार्य को हम देखते हैं। सबसे पहला कार्य, इसमें क्या होता है? इसमें शिशु का संपूर्ण भ्रूणीय विकास होता है, यानी कि जो शिशु का विकास होगा वो यहीं पर होगा। दूसरी बात कर लेते हैं, गर्भाशय की जो आंतरिक स्तर होती है ना, इसकी आंतरिक स्तर मासिक चक्र में भाग लेती है, है ना। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात है, इसको हम बच्चेदानी या उम्ब कहेंगे। वजन 60 ग्राम, आकृति उल्टे नाशपाती के आकार का हो जाएगा। और कार्य की बात कर लेते हैं तो 2 महत्वपूर्ण कार्य, शिशु का जो संपूर्ण भ्रूणीय विकास की जो अवधि 9 महीने की होती है वो यहीं पर होती है, इसी गुहा में होती है। और हम बात कर लेते हैं इसके आंतरिक स्तर की बात कर लेते हैं। इसका आंतरिक स्तर प्रत्येक मासिक चक्र में भाग लेगा। इतनी बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अब आइए इसके बाद की हम बात कर लेते हैं। आइए, एक बात यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ये गर्भाशय है और गर्भाशय का जो सबसे ऊपर का भाग होता है इसको हम लोग यूट्राइन फंडस कहते हैं। क्या बोलेंगे? यूट्राइन फंडस बोलेंगे। आप हिंदी में भी इसको यही याद रखिएगा। हालांकि इसे गर्भाशयी बुधन के नाम से जानते हैं, लेकिन आप यूट्राइन फंडस याद रखिएगा, ठीक है। क्या बोलेंगे? यूट्राइन फंडस, अपर पार्ट हो गया ये, ठीक है। अब हम आइए इसके हम बीच की बात कर लेते हैं। तो गर्भाशय के बीच में क्या होता है? सामान्यतः एक खाली स्पेस या एक कैविटी, गुहा होता है। इसी गुहा को हम लोग क्या बोलते हैं? गर्भाशयी गुहा बोलते हैं। ये वही गुहा होता है जहां पर शिशु का संपूर्ण विकास होता है। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अब आ जाइए, गर्भाशय के हम यदि दीवार की बात कर लेते हैं तो इसका जो दीवार होता है 3 स्तर से बना होता है। सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो सबसे बाहर का स्तर होता है, इसको हम लोग पेरीमेट्रियम बोलते हैं। बीच वाले को मायोमेट्रियम बोलते हैं और अंदर वाले को, जो सबसे आंतरिक स्तर होती है, उसको हम लोग इंडोमेट्रियम बोलते हैं। हम बारी बारी से तीनों के बारे में पढ़ते हैं। तो आप यहां से लिख सकते हैं, गर्भाशय की दीवार उत्तकों की 3 परत या स्तर से बनी होती है। पहला स्तर की हम बात कर लें, जो सबसे बाहर का स्तर होता है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं परिगर्भाशय, या फिर आप अंग्रेजी में बोलना चाहें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेरीमेट्रियम बोलेंगे, पेरीमेट्रियम बोलेंगे, है ना। और 2 नंबर की हम बात कर लेते हैं। 2 नंबर जो होता है, जो बीच का स्तर होता है, इसको हम लोग मध्य गर्भाशय बोलते हैं, है ना। या फिर हम इसको बोलेंगे, आप इंग्लिश में ही याद रखिए, वो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा, ये मायोमेट्रियम। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मायोमेट्रियम बोलेंगे। और तीसरा की हम बात कर लेते हैं,
जो तीसरा स्तर होता है दैट इज नोन एज इंडोमेट्रियम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोमेट्रियम बोलेंगे, है ना। तो गर्भाशयी दीवार उत्तकों की 3 परत की बनी होती है। सबसे बाहर की परत पेरीमेट्रियम, बीच वाली परत मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाली परत इंडोमेट्रियम। आइए हम तीनों को हम बारी बारी से देखते हैं। आइए सबसे पहला आप लोग लिखिएगा पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम के बारे में लिखिए। यह गर्भाशय की सबसे बाहरी परत होती है। सेकेंड की हम बात कर लेते हैं। सेकेंड जो होता है वो लेयर कहलाता है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम यह गर्भाशय की मध्य परत होती है और यह पेशीय, और यह क्या होती है, पेशीय होती है जो प्रसव के दौरान है ना गर्भाशय में संकुचन उत्पन्न करती है। कॉन्ट्रैक्शन, जिससे क्या होता है, बेबी बाहर आ जाता है, यानी कि शिशु के जन्म होने की प्रक्रिया आसान हो जाती है ना। एक जो सबसे लास्ट का जो परत है वो आपका है इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में सवाल भी पूछे गए हैं कि गर्भाशय का वह कौन सा परत है जो मासिक चक्र में भाग लेती है, तो इंडोमेट्रियम होती है ना। इसके बारे में लिखिएगा। यह गर्भाशय की सबसे आंतरिक परत होती है। यह गर्भाशय की सबसे आंतरिक परत होती है जिसमें क्या होंगे, रक्त वाहिकाएं यानी कि ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। एक बात और ध्यान रखनी है आपको, यहां से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे गए हैं कि गर्भाशय का वह कौन सा परत है जो कि मासिक चक्र में भाग लेता है, तो यही परत है। एक बात और ध्यान रखिएगा, यह परत मासिक चक्र में भाग लेती है ना। ध्यान रखिएगा इस बात को। क्योंकि इस इंडोमेट्रियम में क्या होता है, आप इसको यहां से इस ढंग से देखिए। यदि आप इसको रक्त वाहिकाएं मानते हैं, यहां से इस ढंग से प्रत्येक उंगलीनुमा संरचना में होती है। ये जो रक्त वाहिकाएं जब ये डिजेनरेट होता है, इसका क्षय होता है, नष्ट होता है, इंडोमेट्रियम जब टूट करके बाहर आता है मासिक चक्र के शुरुआती अवस्था में, मेंस्ट्रुएशन फेज में, तो फिर ब्लीडिंग का जो कारण होता है वो यही कारण होता है। क्योंकि वहाँ पर इंडोमेट्रियम की वाल जब क्षतिग्रस्त होती है तो रक्त वाहिकाएं भी क्षतिग्रस्त होती है। इससे क्या होता है, ये टूट करके जब बाहर आता है तो ब्लड वेसल्स भी टूटते हैं और रक्त भी बाहर आता है।
तो ब्लीडिंग का एकमात्र कारण यही होता है क्योंकि ये रक्त वाहिकाएं टूटती हैं, इसलिए क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, जिसको हम लोग जनरली पीरियड्स के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गर्भाशय की 3 परत, बाहर की परत कहलाएगी पेरीमेट्रियम, बीच वाली जो परत होगी उसको हम लोग बोलेंगे मायोमेट्रियम, और जो सबसे अंदर की परत होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोमेट्रियम बोलेंगे। पेरीमेट्रियम बाहर का, मायोमेट्रियम बीच का, और ये पेशीय परत होगा जो कि प्रसव को आसान बनाता है संकुचन उत्पन्न करके, और इंडोमेट्रियम जो होता है सबसे आंतरिक परत होती है जिसमें रक्त वाहिकाएं होती हैं, और जब ये टूटती हैं तो रक्त के प्रवाह का एक मुख्य कारण यही बन जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए इनमें से कौन सी गर्भाशय की परत मासिक चक्र में भाग लेती है, तो वो कौन सी परत होती है, तो इंडोमेट्रियम होती है ना। तो गर्भाशय यहाँ से संपन्न होता है। आइए हम इसके बाद की हम बात कर लेते हैं, 2 पॉइंट्स और छोटा छोटा बचा हुआ है उसको भी हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। बस एक आपका बच जाएगा 6 नंबर, उसको हम अगले क्लास में डील करेंगे। हेडिंग आइएगा, 4 नंबर का जो पॉइंट्स है, सर्विक्स यानी कि ग्रीवा, सर्विक्स, इसके बारे में लिखिएगा। यह गर्भाशय के नीचे होता है और योनि के यानी कि वेजाइना के अगर दीवार को जोड़ता है ना। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में। एक चीज और देखना है, सर्विक्स एक नाल की रचना करती है, जिसे ग्रीवानाल या आप इसे जनन नाल भी कहोगे, अंग्रेजी में इसको आप बोलोगे सर्विकल कैनाल या बर्थ कैनाल, चूंकि इसी के माध्यम से बेबी का जन्म होता है, बर्थ होता है ना। कहा जाता है, तो आप यहां से इतनी बातें लिख सकते हैं, है ना। चूंकि जन्म की जो प्रक्रिया होती है, शिशु के जन्म की जो प्रक्रिया होती है इसी नाल के माध्यम से होती है, इसलिए ग्रीवा नाल को हम लोग क्या कहते हैं, बर्थ के नाल यानी कि जनन नाल कहते हैं, है ना। अब सबसे लास्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। सर्विक्स में विशेष कुछ नहीं है। सर्विक्स गर्भाशय के नीचे का भाग है जो एक नाल का रचना करता है, एक केनाल का रचना करता है, पैसेज का रचना करता है, जिसको लोग ग्रीवा नाल या जनन नाल कहते हैं। चूंकि जनन की प्रक्रिया इसी के माध्यम से होती है, इसलिए इसको जनन नाल कहते हैं, है ना। अब आइए 5 नंबर का पॉइंट्स, जो कि सबसे लास्ट का पॉइंट है। ऐसा लास्ट का नहीं, एक और बचा हुआ, उसको हम अगले क्लास में देखेंगे। योनि, जिसको हम लोग वेजाइना कहते हैं। आइए, यह एक नलिका के समान, आप देख पा रहे होंगे इसका ये पैसेज और भी आगे तक बढ़ेगा। नलिका के समान संरचना होती है ना। यदि हम इसके लंबाई की बात कर लें, इसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। आइए इसके बाद की हम बात कर लेते हैं। तो इसका जो ओपनिंग होता है ना, इसके ओपनिंग को हम लोग कहते हैं वेजाइनल ओपनिंग, है ना, योनि द्वार कहते हैं। इसके बाहरी
द्वार को योनि द्वार, या वेजाइनल ओपनिंग, इसका एक नाम है अंग्रेजी में, एक नाम और है ऑरिफिस। इसके बाहरी द्वार को योनि द्वार कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और यह शुरुआती अवस्था में हाइमन नामक झिल्ली से आंशिकतः ढका होता है, ना। तो विशेष नहीं है, आपको ध्यान रखना है योनि के बारे में। यह एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, लंबाई 10 सेंटीमीटर। और यदि हम इसके बाहरी ओपनिंग की बात कर लेते हैं तो जिसको हम लोग योनि द्वार या वेजाइनल ओपनिंग या ऑफिस कहते हैं, जो समांतर शुरुआती अवस्था में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन के द्वारा ढका होता है। इसी मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं हाइमेन बोलते हैं, जो जनरली लोग इसको वर्जिनिटी का सिंबल मानते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। इसके ब्रेक होने के कारण और भी कुछ हो सकता है, फिजिकल वर्क हो सकता है ना, तो और भी कुछ कारण हो सकते हैं, बट इसको हम वर्जिनिटी का सिंबल नहीं मान सकते हैं। इसके बारे में हम आपको और भी डिटेल से पढ़ाएंगे, बट अगले क्लास में पढ़ाएंगे। आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम अगले क्लास के माध्यम से। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी एंड बी सेफ।